नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 10 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज। पक्ष और विपक्ष के कई सांसद चर्चा में होंगे शामिल। अमित शाह कल देंगे चर्चा का जवाब। चुनाव आयोग की टीम की पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, राज्य में हिंसा और भय मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बड़े हमले की धमकी। तेल सप्लाई रोकने पर 20 गुना ज्यादा ताकत से होगा हमला। ईरान ने कहा, हमले जारी रहे तो 1 भी लीटर तेल नहीं मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई वैश्विक आतंकवाद पर चिंता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मिलकर काम करने पर जोर। अफगान इलाके में एयर स्ट्राइक की भी की निंदा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। आज दोनों ही सदनों में कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू होगी और ये चर्चा 2 दिन चलेगी। बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता अपनी बात रखेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में यह चर्चा 12:15 बजे के करीब शुरू होगी और प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर और भर्तृहरि मेहताब अपनी बात रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। विपक्ष की ओर से प्रस्ताव पर गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी करुणानिधि और मणिक्कम टैगोर अपनी बात रखेंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। कुमार आलोक, आज की जो चर्चा है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर बीते कल ही चर्चा होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा लगातार विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव पर बीते कल चर्चा नहीं हो पाई। अब आज कितनी उम्मीद है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? देखिए, अगर कल की हम बात करें तो कल भी ये बिजनेस में ये लिस्टेड था अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा और खासकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से हंगामा किया गया, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा, हालांकि राज्यसभा में तो वॉकआउट किया और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर के बाद चली, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज पर जो बहस हो रही थी वो आज भी जारी रहेगी और आज पर्यावरण मंत्री उसका जवाब देंगे और उसके बाद फिर ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसके कामकाज पर चर्चा होगी और फिर शिवराज सिंह चौहान जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं राज्यसभा में वो अपना रिप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया है उस पर कल चर्चा होनी थी, लेकिन कल नहीं हो पाई। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ विपक्ष के द्वारा और विपक्ष ने अचानक जो उनका माइंडसेट था वो चेंज हुआ है, क्योंकि विपक्ष के ही मांग पर सरकार ने स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था, खासकर विपक्ष के सांसदों के द्वारा 118 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। पहले तृणमूल कांग्रेस ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन बीते शनिवार को तृणमूल कांग्रेस भी सहमत हुई कि अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ लाया जा रहा है उस पर उसकी चर्चा में वो भी भाग लेंगे। तो आज देखना होगा कि विपक्ष का क्या रोल होता है, क्योंकि जिस तरीके से कल जब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई 10 बजे सवेरे पार्लियामेंट हाउस में, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो चैम्बर है उसमें जब मीटिंग हुई तो अचानक सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, सबसे पहले मिडिल ईस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। मध्यपुर में जो भारतीय फंसे हुए हैं 90 लाख के करीब वहाँ भारतीय हैं और कल जिस तरीके से विदेश मंत्री ने अपना रिप्लाई दिया, सारा जो सरकार ने जो भी कार्य योजना बनाई है मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए उन सारी चीज़ों को उन्होंने रखा और उन्होंने ये भी कहा कि 67,000 लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और सरकार अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है, अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रही है कि जो भी वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनको वापस स्वदेश बुलाया जाए।
लेकिन इसके बावजूद उनके स्टेटमेंट के बाद ही ये चर्चा, ये हंगामा शुरू हुआ, पहले राज्यसभा में और उसके बाद फिर लोकसभा में, और लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए कल स्थगित कर दिया गया। तो आज अब देखना होगा कि विपक्ष का रोल क्या होता है। अभी कुछ देर के बाद, यानी कुछ ही क्षण में एक बार फिर अपोजिशन ग्रुप की बैठक होगी और उसमें क्या निर्णय होता है वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक चर्चा की बात है तो चर्चा 12:15 से लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। किरेन रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, वो सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद तमाम जो नेता है, रविशंकर प्रसाद हो, तेजस्वी सूर्या हो, ये बहस में भाग लेंगे। ऑपोजिशन की तरफ से गौरव गोगोई के अलावा जो टीएमसी के कल्याण बनर्जी हैं और इसके अलावा डीएमके की करुणानिधि की जो पार्टी है, उनकी तरफ से भी विचार रखे जाएंगे, बहस में भाग लेंगे सीपीआई सीपीएम। तो देखना होगा कि अब जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे, तब विपक्ष का रुख क्या होता है। इसके साथ ही कुमार आलोक, अगर अविश्वास प्रस्ताव के अलावा अगर हम देखें तो आज कौन कौन से कामकाज सदन में सूचीबद्ध है, लोकसभा और राज्यसभा में? देखिए, लोकसभा की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो, जैसा कि आपने बताया और हमने आपको बताया कि जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 10 घंटे की चर्चा के बाद गृह मंत्री बुधवार को, यानी कल, सदन में रिप्लाई देंगे सरकार की ओर से। और वही मैंने पहले भी बताया आपको कि राज्यसभा में जो 2 विधायी कार्य लिस्टेड है, यानी क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बाद जो 2 विधायी कार्य लिस्टेड है, उसमें जो पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कल से हो रही है और आज भी जारी रहेगी। और उसके बाद पर्यावरण मंत्री उस पर रिप्लाई करेंगे और उसके बाद राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी और शिवराज सिंह चौहान जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो रिप्लाई करेंगे। तो ये विधायी कार्य लोकसभा और राज्यसभा में है। और इसके अलावा क्वेश्चन आवर और 0 आवर देखते हैं कि विपक्ष का रवैया क्या होता है, क्वेश्चन आवर और 0 आवर को चलने देते हैं या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता स्थित बेलूर मठ पहुंचे और वहां पर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि कल की ही तरह आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में मुख्य चुनाव आयुक्त को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। मंदिर के गेट पर जमा होकर टीएमसी के समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही आपको यह बता दें कि कल भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। तो चुनाव आयोग की टीम इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए तो वहां पर उससे पहले ही टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर पहुंचे और चुनाव आयोग का विरोध करते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा और भय मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि बेलूर मठ जैसी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की इस पावन भूमि से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की जनता को यह आश्वासन देना चाहता है कि इस बार के चुनाव पूरी तरह से हिंसा और डर से मुक्त होंगे। आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। और वहीं पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करेगी। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वो पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी थी।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हकीम का यह दावा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया सरासर झूठ है और आयोग को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल नेता वहां केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष लेने गए थे। इस दौरान उन्होंने गणेश कुमार के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर पलटवार करते हुए इसे संविधान की हत्या करार दिया और साथ ही उन्होंने राज्य के कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है। सब झूठा बात बोलता है। वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिनका नाम आपका सब जुडिस हो गया, एडजुडिकेट हो गया। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते, जहां सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक देश के भीतर भी तेल और गैस की खोज लगातार जारी है। 1 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अपनी जमीन और समुद्र के भीतर काफी भंडार मौजूद है। कच्चा तेल की अगर हम बात करें तो भारत का प्रमाणित भंडार है और 423.1 मिलियन मीट्रिक टन है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो गैस का प्रमाणित भंडार 595.4 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। ऊर्जा सुरक्षा में सरकार के इस कदम को बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो और इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। विभाग अनेक कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ 0। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो अब सिर्फ एक तकनीक नहीं है और ये भविष्य की दिशा तय करने वाली अब एक ताकत बनती हुई नजर आ रही है। भारत में आयोजित हालिया में एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार की गई। एआई की तमाम तकनीकों से आखिर कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा और कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी ये विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। हैदराबाद में स्थित मिस्टर योदा एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो सीधे ग्राहकों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। ये जेनेटिक टेस्ट, आधुनिक लैब तकनीक और एआई की मदद से लोगों की सेहत के बारे में खास जानकारी देता है। कंपनी का मकसद है स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर पहले से और अधिक सटीक मिलने वाली जानकारी हासिल करना। जेनेटिक रिस्क जांच और एआई आधारित विश्लेषण से ये समझने में मदद मिलती है कि किसी व्यक्ति के जीन उसकी बीमारी होने की संभावना और दवाइयों के असर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह स्टार्टअप मिस्टर योदा लोगों की सेहत की जांच करने में मदद करता है, साथ ही कैंसर होने की संभावना को पहले से पहचानने वाले उन्नत टेस्ट करता है और भविष्य में बीमारी से बचाव के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार करता है।
इसके अपने खास एआई मॉडल डॉक्टर्स को ज्यादा सही और उपयोगी रिपोर्ट देने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी का पता अधिक सटीक तरीके से लगाया जा सके। फिलहाल कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है और जल्द ही देश के अन्य मेट्रो शहरों में विस्तार की योजना है। डीएनए डिकोडर के अंदर हमें ये समझ आता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलती है, आपका कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जिसमें आपके हार्ट पे या किडनी के अंदर कोई इफेक्ट आएगा इन द लेट्स से नेक्स्ट 2 years और 5 years। आपको क्या खाना चाहिए, सो यू आर मोर फिटर एंड हेल्दियर। हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भी कंपनी की टीम ने भाग लिया। इस समिट में एआई आधारित कंपनियों को नेटवर्किंग, सहयोग और निवेश के नए अवसर मिले। हेल्थ केयर सिस्टम में तो एआई का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। इनिशियली रेडियोलॉजी में टेली रेडियोलॉजी बोल के उसका प्रचार ज़्यादा हुआ है और जीनोमिक्स में और मेटाबोलोमिक्स में अभी एआई का चल रहा है पूरा इम्पोर्टेंस वगैरह। तो ये एआई का रखने से आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट हो जाएगा और आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा जिससे आपको नए लर्निंग की सुविधा मिलेगी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती पहुंच आने वाले समय में चिकित्सा की दिशा बदल सकता है। मिस्टर योद्धा जैसी कंपनियां ये संकेत दे रही हैं कि भविष्य का हेल्थ केयर ज्यादा सटीक, ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा प्रिवेंटिव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले कुछ सालों में भारत जहां तेजी से एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, वहीं इसका एक प्रमुख निर्यातक भी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत का निर्यात साल दर साल काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन और स्थानीय विनिर्माण के दम पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं। संरचनात्मक लागत संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर ढंग से फायदा उठाना और रणनीतिक कलपुर्जों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से भारत न सिर्फ एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यातक भी बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत 2021-22 में जहां 7वें स्थान पर था, वहीं 2024-25 में ये तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से निर्यात करने वाला देश बन गया। वित्त वर्ष 2025-26 के पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $22.2 अरब का रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली में किया। निर्यात में इस लगातार तेजी के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातित वस्तु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की बात करें तो 2014-15 में ये करीब 1,90,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024-25 में करीब 11,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस दौरान उत्पादन में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। 2014-15 में जो निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपए था, वह बढ़कर करीब 3,27,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी निर्यात में लगभग 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही नहीं, पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने देश भर में करीब 25 लाख नौकरियों का सृजन भी किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन निर्माण की बड़ी भूमिका रही है। मोबाइल उत्पाद 2014-15 के 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस दौरान मोबाइल उत्पादन में करीब 28 गुना बढ़ोतरी हुई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। 2014 में देश में जहां सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी, वहीं अब 300 से ज्यादा इकाइयां परिचालन में हैं। मोबाइल फोन के उत्पादन में ही रिकॉर्ड बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इसके निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2025-26 के पहले 5 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55% अधिक है।
तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत ने न सिर्फ अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में एक बड़ा भागीदार भी बना है और इसे मजबूत किया है। सरकार की रणनीतिक पहल, विदेशी मुद्रा में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए न्यूज़ 10 में बढ़ते हैं आगे, जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता जाहिर की। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनयनी हरीश ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। आपको सुनाते हैं। Terrorism remains a global scourge afflicting humanity, and only coordinated efforts of the international community would ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and the proxies of LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, no longer indulge in cross-border terrorism. और वहीं पर्वतनयनी हरीश ने आगे कहा कि अफगान इलाके पर एयर स्ट्राइक की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना, जिसमें बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, एक दिखावा है। The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. और इसी बीच न्यूज़ 10 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं खबरों में आगे, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 11वां दिन है आज, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा और दुश्मन के पूरी तरह खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। साथ ही ट्रंप ने अपने संदेश में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो उस पर मौत, आग और तबाही का कहर टूट सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे लक्ष्य को निशाना बना सकता है जिन्हें नष्ट करना आसान है और जिनसे ईरान के भविष्य में पुनर्निर्माण क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो आशा और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री रास्तों में से एक है और इस रास्ते से वैश्विक तेल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हालांकि इससे पहले फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म होने की बात कही थी, जिसका एशियाई बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा था।
वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो पश्चिम एशिया से 1 लीटर भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग का अंत वो ही तय करेंगे। ये बयान ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने की बात के बाद आया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बयान में आगे कहा कि अब इस क्षेत्र के हालात और भविष्य का फैसला ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है और अमेरिकी सेना इस जंग को खत्म नहीं करेगी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है। ईरान पर हमले से शुरू हुई ये जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। ईरान की सेना ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की एक नई लहर शुरू की। इसके अलावा नाटो के सदस्य देश तुर्की पर भी एक और मिसाइल दागी गई। 5 दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना थी। हालांकि नाटो की वायु रक्षा प्रणाली ने उस मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। इस बीच तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई गई, जिन्हें 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद राजधानी पर सबसे भारी हवाई हमला माना जा रहा है। ईरानी मीडिया के नुकसान और हताहतों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान के शहर इस्फहान, तेहरान और दक्षिणी ईरान में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के अनुसार उसने कई ढांचागत ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ड्रोन मुख्यालय भी शामिल है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर नए हमले किए, जिनमें बहरीन का एक पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने इस संघर्ष को जल्दी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये विचार खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत के बाद रखे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।